नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। टोक्यो ओलंपिक का आज 8वां दिन है। आज के दिन शुरुआत भारत के लिए कुछ खास नहीं रही। जहां भारत को शूटिंग में हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन ने इतिहास रच दिया है। लवलीना ताइपे की बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। बता दें कि लवलीना ने महिला 59 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियन चिन चैन को 4-1 से मात दी। टोक्यो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर बाहर हुई दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने एक बार फिर मैच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मैरीकॉम की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले उन्हें ड्रेस बदलने को कहा गया था। एमसी मैरीकॉम ने अपने ट्वीट में कहा, चौंकाने वाला है, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि रिंग की ड्रेस क्या होगी? मुझे प्री क्वार्टर की बाउट शुरू होने से 1 मिनट पहले ही रिंग ड्रेस बदलने को कहा गया। क्या कोई समझाएगा? आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को मुकाबला खत्म होने के बाद भी मैरीकॉम ने मैच के जजों के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। मैरीकॉम ने कहा था कि पूरा मैच खत्म होने के बाद उन्हें लगा कि वह जीत गई हैं, लेकिन जब उन्होंने जज के स्कोर देखे तो वह हैरान हो गई। मैच के बाद बात करते हुए मैरीकॉम ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के सामने अपनी बात कहने को कहा और ओलंपिक में हुई इस तरह की एम्पायरिंग पर सवाल खड़े किए। मैरीकॉम के मुताबिक वह लगातार सोचकर चल रही थी कि वह मैच जीत चुकी हैं, लेकिन जब कोच, सोशल मीडिया और इंटरव्यू तक बात पहुंची तब उन्हें जाकर पता लगा कि वह मैच में हारी हैं। मैरीकॉम ने फैसले पर सवाल खड़े किए और कहा कि उम्मीद है दुनिया ने सच देखा होगा। कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेने के बाद बसवराज बोम्मई शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दिल्ली के अपने इस दौरे के दौरान वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में बसवराज बोम्मई सरकारी कामकाज के अलावा कर्नाटक में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा करेंगे। बसवराज बोम्मई ने 2 दिन पहले कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के अलावा बीजेपी के कई केंद्रीय और राज्य के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बसवराज बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई भी 1988 में 281 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। 28 जनवरी 1960 को जन्मे बोम्मई सदर लिंगायत समुदाय से हैं और येदियुरप्पा के काफी करीबी माने जाते हैं। बसवराज बोम्मई ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जेडीयू के साथ की और बाद में वो साल 2008 में बीजेपी में शामिल हो गए। गीतकार, लेखक जावेद अख्तर और अभिनेत्री शबाना आजमी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल ने हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात कर कलाकारों को रॉयल्टी देने का आश्वासन देने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। जावेद अख्तर ने कहा, बंगाल ऐतिहासिक रूप से हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों में एक कदम आगे रहा है और यही कारण है कि राज्य में कलाकार और बुद्धिजीवी बनर्जी के साथ खड़े रहे। यह पूछे जाने पर कि क्या बदलाव की जरूरत है, तो अख्तर ने कहा, मैं सभी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। देश में अभी कई तनाव है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है, कई लोग आक्रामक बयान देते हैं, हिंसा की घटनाएं होती हैं। यह शर्म की बात है कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बधाई देने आए थे, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। ममता जी के कुछ एहसान है हम पर, जो हम लोग का रॉयल्टी का वो था अमेंडमेंट बिल, उसमें हमारा बहुत साथ मिला हमको इससे, और वो आज लॉ चेंज हो गया। आज देखिए, जितने संगीतकार हैं देश के, जितने कवि हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, उनको जो पैसा आज रॉयल्टी में मिल रहा है वो तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो जिन लोगों ने हमारी इस मामले में मदद की थी, तो हम तो उनसे थैंकफुल। देश में कोरोना की तीसरी लहर का आने का खतरा लगातार अभी भी बना हुआ है। पिछले लगातार 3 दिनों से 43,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं।
सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 44,230 नए कोरोना के केस आए और 555 संक्रमितों की जान चली गई है। केरल में सबसे ज्यादा 22,064 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 42,360 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,315 एक्टिव केस बढ़ गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,72,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,23,217 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में एक बार फिर कोरोना मामलों में बड़ी बढ़त देखने को मिली। राज्य में 2052 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी बेंगलुरु में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़त 34% है। जहां बुधवार को 376 मामले मिले थे, वहीं गुरुवार को 505 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 23,253 है। राज्य का पॉजिटिविटी रेट 1.37% रिकॉर्ड किया गया था। राज्य में एक दिन में 1,48,861 सैंपल्स की जांच की गई थी। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के चलते 35 मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामलों की संख्या यहां 29 लाख को पार कर गई है। नई मौतों के साथ कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 36,491 पर पहुंच गया है। केरल में कोरोना महामारी की रफ्तार डराने लगी है। राज्य में पिछले 3 दिनों से लगातार 22,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत की भी आशंका जताई गई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार केरल के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भी भेज चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संक्रमण की रफ्तार पर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामले चिंताजनक है। मैं राज्य के अपने भाइयों और बहनों से सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। कृपया आप अपना ध्यान रखें। तो केरल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि केरल में जिस तरीके से मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी ने अब चिंता जताई है। राहुल गांधी ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे तमाम जो नियम हैं उनका पालन जरूर करें। केरल में कोरोना महामारी की रफ्तार डराने लगी है। राज्य में पिछले 3 दिनों से लगातार 22,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संक्रमण की रफ्तार पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। मैं राज्य के अपने भाइयों और बहनों से सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। कृपया आप अपना ध्यान रखें। तो केरल में कोरोना महामारी की रफ्तार अब डराने लगी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश हो रही है। इन जगहों से पानी मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी में भी पानी के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अभी यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है, लेकिन अगले 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि यह इस पर निर्भर है कि हथिनी कुंड से कितना और पानी छोड़ा जाता है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पानी बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी यहां पर दी है कि यमुना में पानी के खतरे के निशान तक पहुंचने को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी की है। वहीं दिल्ली में जलभराव के मुद्दे पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि अधिक वर्षा हो जाने पर पानी निकलने में कुछ समय लगता है, मगर दिल्ली सरकार की ओर से अपने नालों की पूरी तरह से सफाई कराई गई है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश हो रही है। इन जगहों से पानी मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी में भी पानी के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अभी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है, लेकिन आने वाले 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि यह इस पर निर्भर है कि हथिनी कुंड से कितना और पानी छोड़ा जाता है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पानी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि यमुना में पानी के खतरे के निशान तक पहुंचने को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।
पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के बाद बाधित हो गया। एक युवक ने बताया कि रात को 8:30 बजे से लगातार बारिश हो रही थी। देर रात को भूस्खलन की घटना हो गई। डर के कारण हम लोग रात भर सो भी नहीं पाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बच्चों की पढ़ाई और पेगासस जासूसी मामले पर सपा प्रवक्ता सुनील सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बात अच्छी करते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते अच्छा हैं, प्रधानमंत्री जी का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ टीवी पर, मीटिंग में, जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं है। आप बताइए, जब से कोरोना आया है बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार ने या यूपी सरकार ने जो गरीब बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई का कोई इंतजाम किया है क्या? और अगर नहीं किया है तो सिर्फ बातें और बातें हैं। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जासूसी करा रही है। संविधान में जो व्यक्ति की निजता का अधिकार है उसका हनन है। और आप जासूसी किसकी करा रहे हैं? विपक्ष की करा रहे हैं। जासूसी आप देश के सम्मानित पत्रकारों की करा रहे हैं, देश के व्यापारियों की करा रहे हैं। हम लोगों को तो यह भी लगता है कि बीजेपी अपने भी कुछ बड़े नेताओं की जासूसी करा रही है। तो आप किससे डर रहे हैं? किस बात का डर है? डर इस बात का है क्योंकि आप झूठ के आधार पर अपनी सरकार खड़ी किए हुए हैं। आप जासूसी नहीं कराएंगे तो आप फंस जाएंगे। लेकिन देश की जनता जान चुकी है, जब भी उसको जहां मौका मिलेगा, जिन राज्यों में मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। वहीं कोरोना के मामलों में अब कमी आने के बाद महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कोविड टास्क फोर्स की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। ममता बनर्जी ये दिल्ली में हैं, सभी विपक्ष के लोगों से मुलाकातें उनकी हो रही हैं। निश्चित रूप से प्रयास हो रहा है कि देश में कोई एक विपक्षी एकता बने, जिसके लिए वे प्रयास कर रही हैं। और उनका ये कहना कि देश में खेला होवे, इस तरह से 7 साल सरकार में बेरोजगारी बढ़ी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कोविड को लेके पूरी तरह से नाकाम रही सरकार। लोगों में गुस्सा है और हमें लगता है कि अगर विपक्ष एक हो गया तो निश्चित रूप से देश में परिवर्तन होगा। फोन टैप कराने के लिए फर्जी नामों से काम कर रहे थे। मामला गंभीर है। जो भी परमिशन दी जाती है वो कोई द्रोह होने वाला है या जिससे पूरी तरह से गलत चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए परमिशन दी जाती है। लेकिन अलग नामों से नेताओं के फ़ोन टैप अगर होते हैं तो ये विषय गंभीर है। ये लोगों बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिद्दीकी ने बीजेपी पर खुद के झूठा प्रचार कर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 12 पन्ने के बुकलेट जारी करके जनता से झूठ बोला है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कि न तो उनके इरादे नेक हैं और काम अनेक तो छोड़िए, काम है ही नहीं। पूरा का पूरा जो बुकलेट बनाया उन्होंने वो एक झूठ का पुलिंदा है, धोखा देने वाला है। किसानों को, महिलाओं को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को
युवाओं को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, बुनकरों को, सबको धोखा देने वाली वो बुकलेट है। 12 पेज की बुकलेट है। 12 पेज में कोरी बातें लिखी हुई हैं, कोई भी बातें सत्य नहीं, सभी सत्यता से परे हैं और झूठ है। बीजेपी जो आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आशीर्वाद लेने की यात्रा निकाल रही है कि आशीर्वाद देने की यात्रा निकाल रही है। पब्लिक को आशीर्वाद देने जा रही है कि पब्लिक से आशीर्वाद लेने जा रही है, पहले ये स्पष्ट कर दे तो फिर मैं उत्तर बताऊं। इसका प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर बड़ी जोर शोर से पहले ही पूर्व में उठा चुकी है। जहां तक टीएमसी का मामला है, ये उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला, इस पे मैं क्या बोलूं। कांग्रेस पार्टी, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे माननीय प्रियंका जी हो, चाहे माननीय राहुल जी हो, चाहे माननीय सोनिया जी हो, ये पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसके खिलाफ है। और हम पहले मांग कर चुके हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाना चाहिए। ये व्यक्ति की निजता का मामला है, ये कानून से का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री जी तो अक्सर बात करते रहते हैं, शिक्षक नहीं मिलते हैं तो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। केवल झूठ बोलना, इसके अलावा प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता के पास, जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। इसमें भी आप धोखा दे रहे हो बात करके। काम नहीं करना है, बात करना है। अरे लोगों को काम चाहिए, आपने काम क्या किया है, इंप्लीमेंट क्या किया है, वो सामने लेके आइए, वो बताइए, शब्दों से मत बहलाइए। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में कई लोग सब्जी लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सब्जी मंडी में लोगों द्वारा कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल कई लोग बिना मास्क के ही मंडी में पहुंचे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। और जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जमघट लगाकर खड़े हुए हैं, ना किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो लोग करना जैसे भूल ही गए हैं। ओखला सब्जी मंडी से रोजाना इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर सुबह सुबह लोगों के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कोरोना की तीसरी लहर को लोगों के ही द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम में हंगामे के बीच निगम महापौर सफीरा साहू ने बजट पेश किया। जहां एक और महापौर और कांग्रेस पार्षदों ने इसे सपनों का बजट कहा, तो वहीं विपक्ष ने राज्य शासन की योजनाओं को गायब कर पिछले बजट की कॉपी पर कहा। बता दें कि बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहस होती रही और निगम अध्यक्ष ने चर्चा के लिए 1 घंटे का समय रखा था, जो पूरा होते ही बजट को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि जगदलपुर शहर के विकास का बजट है और विकास का बजट आज पेश हुआ है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बजट का भरपूर विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। मेरा जो बजट अभी आज जो मेरे द्वारा पेश किया गया है वो शहर विकास को लेकर है। उसमें जनता के हित के लिए, शहर के लिए है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी आगे भी आने वाली है। और रहा सवाल फंडिंग का, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग आजकल में जाने वाले हैं और वहाँ से इसकी मांग करेंगे और जो विकास कार्य अगर नहीं हो पा रहे हैं आगे वो बिल्कुल होंगे। और रहा सवाल डस्टबिन के विषय में, तो उसमें जेम पोर्टल से हम लोगों ने किया था, क्योंकि ये शासन के गाइडलाइन से ही 7,000 का जो उसमें आया था, तो इसमें हमारा कुछ वो नहीं है। जो ऊपर से जो शासन का गाइडलाइन है उसी के हिसाब से काम किया गया था। और ये कंपनी का ब्रांडेड नीलकमल का था और उसमें जैसे गुणवत्ता की बात या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो, तो भ्रष्टाचार तब होता यदि हमारे द्वारा पेमेंट किया गया होता या फिर उसमें हम लोगों ने डस्टबिन शहर में लगा दिया होता। हम लोगों ने अभी तक शहर में डस्टबिन लगाया नहीं है। मापदंड के हिसाब से उसे दोबारा उसे चेंज किया गया है और सही अभी उसमें पाया गया है, तो बिल्कुल लगाया जाएगा अब शहर। एक तरफ आप बोलते हो कि गड़बड़ नया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की उनकी ही सरकार की किसी योजनाओं को बजट में शामिल नहीं करते। आप पूर्ण शराबबंदी का बात करते हो और पीछे से आप नवीन प्रीमियर मदिरा दुकान खोलने की बात करते हो। पूरे बजट में सिवाय लोक लुभावने वादे के अलावा कुछ भी नया नहीं है।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के सरकारीकरण करने का मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। विधानसभा सत्र में लगातार विरोध के बाद अब बीजेपी इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर गई है। आज जगदलपुर में बीजेपी समेत भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ गोल बाजार में विरोध जताया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है और बीजेपी प्रदेश की जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं होने देंगी। अभी तो प्रदेश के संभाग मुख्यालय में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और अगर कांग्रेस इस मामले में पीछे नहीं हटती है तो बीजेपी इस मामले को लेकर पंचायत स्तर तक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएगी। वरिष्ठ के नेता इस विषय को लगातार उठा रहे थे। माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी इस विषय को हम सबके बीच में संज्ञान में लाया कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके दामाद को चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल को का बिल लाकर विधानसभा में उनका निजीकरण करना चाह रहे थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यालय पर पुतला दहन कर रही है। मैं आप सबके माध्यम से भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के जो सरकारी दामाद हैं, भूपेश बघेल जी के जो दामाद हैं, अगर दहेज ही देना था तो सरकारी संपत्ति इन्होंने क्यों चुनी? दहेज देने के और भी बहुत सारे चीज से ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के दामाद जो हैं, उनको चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल का निजीकरण को देने का अधिकरण का जो बिल पास किया जा रहा था, उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेगा। और आने वाले समय में भूपेश बघेल का जो ये काला चेहरा है, जो ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जो दामाद की सरकार बना चुकी है भूपेश बघेल की सरकार, ये बहुत ही यूपी के वाराणसी में नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने गुरुवार को कार्यभार संभाल लिया है। 2015 बैच के आईएएस अफसर प्रणय सिंह की नगर आयुक्त के रूप में ये पहली पोस्टिंग है। उन्होंने कार्यभार संभालने से पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद नगर निगम पहुंचे प्रणय सिंह ने यहां सभी अधिकारियों और ऑफिस कर्मियों से परिचय किया। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने कहा कि जनता की समस्याओं के लिए 24 घंटे मेरा CUG नंबर ऑन है। कोई भी मुझे डायरेक्ट कॉल करके नगर की समस्या से अवगत करवा सकता है। साथ ही जनता की समस्याओं से अवगत होने के लिए मैं प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में ही उपस्थित रहूंगा। यहाँ कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है। देखिए, पहली पोस्टिंग है मेरी नगर आयुक्त के तौर पर। अब जिस तरह से बनारस एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा शहर है, नगर निगम का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है और जिस तरह से मुझे अभी जानकारी मिली है, कुछ नए एरिया भी नगर निगम में शामिल किए गए हैं, कुछ ग्राम भी नगर निगम में शामिल किए। तो साफ़ सफाई विकास जितना हो रहा है, सैनिटेशन और शासन की जो प्राथमिकता है वही चुनौतियाँ कि उनको बिल्कुल अपेक्षा पर खरा उतरना है और समयबद्ध तरीके से सारा काम किया जाए। बनारस के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या लगता है कि क्या कुछ सुधार होना चाहिए? कि सुधार अब तक सुधार मैंने, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बनारस आ रहा हूँ, लेकिन जैसे लोगों ने बताया कि पिछले 3-4 सालों में बनारस में काफ़ी विकास भी हुआ है और सुधार भी हुआ है। लेकिन यही है कि एक परफेक्ट सिस्टम लाने के लिए जो और कोई अपेक्षाएं हैं और जो और कोई टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए, जैसे शासन के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, उसकी दिशा में काम किया जाएगा। और पूर्ण विश्वास है कि टीम के साथ, पूरी नगर निगम की टीम के साथ हम लोग अपना समयबद्ध तरीके से लक्ष्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।